तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, हम जब उनके घर में गए तो बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे केले के बहुत सारे छिलके पड़े हुए थे। वो मैंने देख लिया और मैंने अनुमान लगा लिया। तो यही अनुमान प्रमाण है। तो क्या अनुमान प्रमाण जरूरी है सीखना? तो पदार्थ विज्ञान सीखना जरूरी है। और मैंने 7 दिन उसको सहचरी शलभ तेल के बस्ती दिए। उसके बाद उसकी कमर इतनी ठीक हो गई, उसने मुझे उसका 1 पैसा भी नहीं दिया। उसने कहा पहले इंजेक्शन दे दे के मेरा पूरा खिस्सा खाली हुआ। लेकिन वो भाजी वाली मेरे क्लिनिक के बाहर ही बैठती थी और उसने मुझे बाद में नीचे से इंजेक्शन देने वाली बाई करके इतना फेमस कर दिया। सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे कुछ गुरुजन दिख रहे हैं, आदरणीय सब वैद्य और मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को हार्दिक प्रणाम। सेवा, संशोधन, शिक्षण और प्रचार, इस चतुसूत्री के आधार पर काम करने वाला, अविरत काम करने वाला एक संगठन आयुर्वेद व्यासपीठ। इस व्यासपीठ का रजत जयंती समारोह भी हम पिछले 3 दिन से मना रहे हैं और बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित है। और मुझे जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग जो 3000 हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से लगभग 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। और आयुर्वेद व्यासपीठ ने हमेशा ही विद्यार्थियों के साथ अपनी कमिटमेंट को बनाए रखा है। आप अगर व्यासपीठ के जो अनिवार्य कार्यक्रम है उनको देखेंगे तो उसमें विद्यार्थी, वैद्य और सामान्य जन, ये सभी की शिक्षा की दृष्टि से बहुत अनोखे और अलग अलग उपक्रम व्यासपीठ लेते आ रहा है। क्लिनिकल मीटिंग जो आज 25 साल से हम ले रहे हैं, उसकी वजह से आज आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले वैद्य हर एक छोटे छोटे शहर में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्लिनिकल मीटिंग ये व्यासपीठ का एक यूएसपी माना जाता है। तो विद्यार्थी यह केंद्र बिंदु है कि जो आगे बढ़ने वाला वैद्य है, जो आयुर्वेद का फ्यूचर है, और इस फ्यूचर के लिए काम करना है आयुर्वेद व्यासपीठ अपनी जिम्मेदारी समझता है। 2009 में 9 साल में आयुर्वेद व्यासपीठ की मुंबई शाखा ने विद्यार्थियों को सामने रखकर BA-MS नंतर काय ऐसा एक मराठी पुस्तक प्रकाशित किया था, जिसका बहुत अच्छा स्वागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा हुआ था। इस पुस्तक के वक्त हमने एक छोटा सा अनोखा उपक्रम किया था, जिससे कोई एक लड़की या कोई एक लड़का पाक कला में अच्छा निपुण है, अच्छे अच्छे नए रेसिपीज बनाने का उसे बहुत बड़ा शौक है, तो वो लड़का आगे जाकर डायबिटिक्स में या न्यूट्रिशन में अच्छा काम कर सकता है। या भेषज कल्पना को लेकर जैसे आहार प्रतियोगिता में अभी हमने देखा कि लोगों ने अच्छे अच्छे औषधि मुखवास बनाए थे। मैं जब बाहर गई थी तो देखा था कि वात की, पित्त की, कफ की अलग अलग सुपारियां बन के बिकती है और जो नॉन आयुर्वेदिक लोग हैं ज़्यादा इसमें कमा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। कल आप सबने माननीय कोटेचा सर का जो व्याख्यान सुना, उन्होंने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है कि आयुष हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई। तो ये जो विद्यार्थियों का क्वेश्चनर भर लिया था, उसके बाद 1-to-1 उन विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देने का मौका मुझे मिला और उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके बाद 2010 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद में मैंने एक लेख लिखा था, करियर आफ्टर BMS। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस लेख को पढ़कर आज भी मेरे मेल बॉक्स में 2-3 मेल देश या विदेश से आते हैं जो BMS के बाद क्या करियर कर सकते हैं इसकी पूछताछ करते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ ने करियर आफ्टर BMS, जिस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ भी आप मेरे PPT के पहले पृष्ठ पर देखेंगे, करियर आफ्टर BMS ये पुस्तक ने भी को बहुत सराहना मिली। उसी दिन उसकी 1000 से ऊपर आवृत्ति बिक गई उस पुस्तक की और विद्यार्थियों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे। तो इस तरह से मैं आज इधर इसलिए उपस्थित हूँ कि आज के इस सेमिनार में भी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होने से उन्हें इन सब बातों से अवगत कराना, ये हम हमारा दायित्व समझते हैं। एक स्थिति ऐसी थी जब 1987 में मैंने BMS में एडमिशन लिया, तब MBBS में कुछ मार्क्स से नहीं मिल पाया, इसके लिए BMS में आ गए। मुझे लगता है आज भी यहाँ जो उपस्थित विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति कुछ बहुत अलग होगी, ऐसे नहीं, लेकिन इससे लेकर बाय चॉइस विद्यार्थी BMS को आ जाए, इस मकाम तक हमें सबको पहुँचना है और इसके लिए हमको बहुत काम करना है। लेकिन ये काम अभी बड़ा आसान हो गया है, ज़्यादा आसान हो गया है, एंड आई एम वेरी श्योर
कि जो विद्यार्थी आज यहाँ BMS कर रहे हैं या जिनका पूरा हुआ है, PG कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इन सबके लिए एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर अभी हमें दिखेगा। अब ये रोड टू प्रॉस्पेरिटी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो इसके बारे में बात करेंगे। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमको आयुष की एक अलग मिनिस्ट्री मिल गई। तो अब तक सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, तो एक मिनिस्ट्री मिलने के बाद एक केंद्रीय मंत्री भी उसके लिए मिल गए, और जिसके वजह से ये आयुष सेक्टर में बड़ा तेजी से काम होने लगा। उसके बाद की जो डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, हम धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन मनाने लगे, और अभी ऐसी स्थिति है कि भारत को छोड़कर भी बहुत सारे कंट्रीज में ये आयुर्वेद दिवस अभी मनाते हैं। मुझे लगता है कि हम सबने अगर मिलकर प्रयास किया तो जागतिक आयुर्वेद दिन डिक्लेयर होने में बड़ी देर नहीं है। तो लेकिन इस सब के लिए हमको कमर कसनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। वो क्या करनी है हम आगे की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल हमने जिसकी बात कोटेचा जी कर रहे थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना होना 2017 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इस इंस्टीट्यूट जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट तरक्की कर रहा है, इसे ध्यान में आता है कि जल्द ही AIIA एक एपेक्स इंस्टीट्यूट बनने वाला है, जिसमें एक विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, एकेडमिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस और साइंटिफिक रिसर्च, ये तीनों चीजें एक साथ एक छत के नीचे एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर चले। ये बात धीरे धीरे AIIA में भी हो रही है। कोविड में जिस तरह का काम इन लोगों ने किया है, और इसी को दोहराते हुए आगे भी अलग अलग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पूरे देश में बनने वाले हैं, जिसका दूसरा उदाहरण कि गोवा में अभी नियर फ्यूचर में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चलने शुरू होने वाला है। अभी यहाँ जो एकेडमिक काम करना है, जो साइंटिफिक रिसर्च करना है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी 5 स्टार पेशेंट से लेकर एकदम जो अंत तक इसका पेशेंट आता है, ये सबको ट्रीट करना है। तो ये सब काम करेगा कौन? आप लोग करेंगे, जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। तो इनके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है ये पूरी इन संस्थाओं ने उठाई है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आयुष चैलेंज प्रोग्राम, ऐसा एक स्टार्टअप चैलेंज प्रोग्राम इन्होंने चालू किया है कि जिसमें एक विद्यार्थी अगर कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, तो इसको बूस्ट देने के लिए कुछ उसको इसमें पैसे भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ इस इनोवेटिव आइडिया के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह AIIA काम करेगा। तो इस तरह के बहुत संस्थान नए बनने वाले हैं जो हमारे लिए है, और इसका पूरा फायदा उठाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आयुष हॉस्पिटल्स, आयुष वेलनेस सेंटर्स, आयुष क्लिनिक्स की चेन डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बनने जा रही है। यहाँ भी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन की, स्टाफ की जरूरत है, और जहां आपको काम करने का जरूर मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट। लगभग पिछले 18, 19, 20, 3, 4, 5 साल में 50 से भी ज्यादा MOUs, मेमोरियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इन सब देशों के साथ हम अलग अलग तरीके से, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, कोई यूनिवर्सिटी के साथ हम टाइप्स और MOUs कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको आगे जाकर विदेशों में जाके काम करने की, NIA जैसे संस्थान है, नीति आयोग है, WHO है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने का जरूर मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी जो ग्लोबल समिट हुआ, इसकी बात कल हुई है, इसके लिए मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माननीय मोदी जी ने इसमें सब जो निवेशक है, जो इसमें पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स है, उनको ऐसे बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुष में इन्वेस्ट करो, कि जिससे पूरे ग्लोब को या पूरे देश को एक सस्टेनेबल हेल्थ फ्यूचर मिलने वाला है। तो जब किसी देश के प्रधानमंत्री एक इंटरनेशनल डायस पर ऐसी बात करते हैं, तो आयुष सेंटर को कितना अच्छा आयुष फ्यूचर होगा, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ऐसी भी बात की कि जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं, ये $70 बिलियन के आगे जिनका कारोबार चलता है, ऐसे यूनिकॉर्न क्लब में भी आयुष के कुछ स्टार्टअप अभी जल्दी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो एम्बिशंस है, क्या हम उसको पूरे करने वाले हैं?
क्या हम उसके काबिल हैं, क्या हम इतनी तैयारी कर सकते हैं, इसका रिट्रोस्पेक्शन हम में से सब ने करने की जरूरत है। ये इसके बारे में आपने सुना होगा हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया, इसके द्वारा आयुष वीजा की बात की है। कुछ 45 कंट्रीज इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिन कंट्रीज के लोग यहाँ पे आएंगे इनको वीजा जो है वो एकदम आसानी से किस तरह से मिल पाएगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है। जल्द ही ये योजना आयुष वीजा की ये चालू हो जाएगी और 44 नेशंस से लोग पंचकर्म के लिए, अलग अलग थेरेपीज करने के लिए, ट्रीटमेंट्स लेने के लिए इंडिया में आएंगे। तो टूरिज्म, जिसको हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, इसको कितने प्रमाण में बढ़ावा मिल सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आयुष मार्क। जो आयुष के हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें ग्लोबली अगर बेचना है तो इस प्रोडक्ट्स को कोई ऐसा एक स्टैंपिंग या मार्किंग नहीं है कि जिसको ग्लोबली लोग एक्सेप्ट करें। तो ये आयुष मार्क की सिस्टम भी जल्दी ही डेवलप हो जाएगी, जिससे हम हमारे प्रोडक्ट्स जो है पूरे देश विदेश में भेज सकेंगे। तो एक ऐसे अंदाजा है कि 150 से ज़्यादा कंट्रीज में इंडिया का आयुष के केडर में ट्रेड शुरू हो जाएगा और आज से 5 गुना ज़्यादा, 5 से 10 गुना ज़्यादा इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये सब मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि ये बातें जब हमने BMS किया तो बिल्कुल नहीं थी, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। आप लोगों के सामने ये बातें एक्चुअली हो रही है। सो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल, सो वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू। प्लीज, ये आपको GCTM की भी कल बात हुई है कि जामनगर में ग्लोबल सेंटर जो WHO ने भारत को चुना है, जैसे कल बात हुई कि डेवलपिंग कंट्री में कहीं भी यूनो का आज तक एक भी सेंटर नहीं हुआ है और हमारे जामनगर को, हमारे इसलिए कह रहे थे कि मैं भी जामनगर को पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे जामनगर को इस GCTM के लिए चुना है। और यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो बार बार बात होती है, कोविड में भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने इसका अनुभव लिया होगा कि ये आपके पास एविडेंस नहीं, आपके पास डेटा नहीं, आपकी दवाइयाँ काम करती है इसका कोई प्रमाण नहीं। अभी हमारे त्रिभुवन करती आरोग्यवर्धिनी हम बरसों से, सालों से, सदियों से यूज करते आ रहे हैं, तो भी उनको इसका एविडेंस चाहिए तो ठीक है ले लो, तो ये एविडेंस क्रिएट करने की बात यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी जो सारा रोना गाना है आयुष को पीछे रखने वाला, ये सब अड़चन, ये सब जो अड़चने हैं वो हटाने का काम एक जो राजकीय पॉलिटिकल लेवल है उस पर हो रहा है। अभी बारी हमारी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमको फ्यूचर तो जरूर ब्राइट है, अभी कैसे देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। आर यू प्रिपेयर्ड? जरा जोर से आवाज आने दो, नाश्ता किया है ना? यस, सो यू आर प्रिपेयर्ड, सो लेट अस सी हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो कि इसमें है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या कोई आज की घड़ी में कोई डॉक्टर इंग्लिश सीखे बगैर MBBS हो सकता है? नॉट पॉसिबल, राइट? तो क्या संस्कृत सीखे बगैर हम BMS हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? तो ये नहीं होना चाहिए। तो संस्कृत ये हमारी एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें हमारा पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है। जरूरी नहीं कि हम उसके पंडित बने संस्कृत के, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, संहिताएं जो लिखी है, उसको हम पढ़ पाए, उसके जो उसमें जो वाक्य लिखे हैं उसका अन्वय लगा पाए, उसका संधि विश्लेषण कर पाए, और उसमें एक्चुअली क्या लिखा है हम वो ट्रांसलेशन से नहीं पढ़े तो खुद पढ़ सके। इतनी कम से कम हमारी संस्कृत की तैयारी हो, इसकी हमको फर्स्ट ईयर में जरूर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी है, कुछ लोग BA या MA भी कर सकते हैं संस्कृत में, कि जिसके वजह से एक अच्छी इंसाइट उनको मिलने वाली है। देखो आप कहीं भी जाओ, रिसर्च में जाओ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओ, दवाइयाँ बनाने में जाओ, आपको मूल ग्रंथ अगर पढ़ने को नहीं आता है तो आपका आधा अर्धांग जो है वो कट जाता है। तो इसके लिए आपको फुल प्रूफ अगर बनना है तो संहिता ग्रंथों का में जो भाषा है उसको अवगत कराना, ये सबसे पहला हमारा काम है। तो इसको जरूर कीजिए, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर BMS में आते हैं, जिनको MBBS में नहीं मिला है इसके लिए आते हैं, उनको तो डॉक्टर बनना है, उनको वैद्य तो नहीं बनना है। लेकिन अभी आपको पूरी दुनिया को वैद्यों की ज्यादा जरूरत है, और आपको अगर BMS में आया है तो वैद्य ही बनना है। तो वैद्य बनना है तो उनको संस्कृत आना, संस्कृत की जानकारी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है।
जब विद्यार्थी आता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे डॉक्टर बनने से और ये पदार्थ विज्ञान यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, इसका मेरे डॉक्टर बनने से संबंध क्या है ना ऐसी बात, मैं ये क्यों पढ़ूं? तो ये बातें बच्चों को बताना, ये काम व्यासपीठ ने 25 साल के पहले से शुरू किया है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक गुरुजी थे जो बड़े अच्छे नाड़ी परीक्षक थे, तो वो अपने शिष्य को लेकर एक विजिट के लिए चले गए। तो जो घर था वहां पे एक जो रोगी व्यक्ति थी, वो बहुत उसके पेट में दर्द हो रहा था और दर्द के वजह से वो जमीन पर ऐसे लेट गया था और दर्द के मारे करा रहा था। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उस बड़ी गंभीरता से उसकी नाड़ी पकड़ी और नाड़ी पकड़ के कहा कि बहुत केले खाए हैं तुमने, इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है। तो घर में सब लोग बहुत प्रभावित हुए कि उन्होंने नाड़ी देख के पहचान लिया कि इसने केले खाए हैं। बाद में जब शिष्य और गुरु वापस गए तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने मुझे तो नहीं सिखाया कि नाड़ी देख के केला खाया है कैसे समझे। तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, हम जब उनके घर में गए तो बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे केले के बहुत सारे छिलके पड़े हुए थे, वो मैंने देख लिया और मैंने अनुमान लगा लिया। तो यही अनुमान प्रमाण है। तो क्या अनुमान प्रमाण जरूरी है सीखना? तो पदार्थ विज्ञान सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये सारा जो तर्क, युक्ति, अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, ये संस्कृत है, ये सब आपको काम में आने वाला है। इनफैक्ट यही काम में आने वाली चीज है। तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल इसको नजरअंदाज ना करें, इसको ठीक से, सिर्फ पासिंग मार्क्स ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि पेशेंट देखते वक्त 35% देखा, बाद में नहीं, बाकी का 70% नहीं देखा, ऐसा नहीं चलता है। तो इसके लिए हमारा जो अभ्यास है वो 100% होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ साथ फिर हमको कोई फॉरेन लैंग्वेज आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर जर्मन आ रहा है तो आप एक जर्मन डेलीगेशन के साथ बात कर सकते हैं। आगे प्लीज, आगे जाइए। एडवांस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर स्किल्स, ये तो आजकल आना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि सेमिनार में भी कितनी सारी चीजें हम तकनीक के वजह से कर पाए हैं, इतने सारे बुक्स बिक गए। तो इसका मुख्य कारण वो बुक्स की तो वैल्यू है ही, लेकिन जो उसका यूजर फ्रेंडलीनेस है, इजीली हम इसको बुक कर सकते हैं। ये सारी जो बातें तकनीक की है, इसको सीखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल होना, ये भी बहुत है। आजकल ऐसा है कि जो बहुत अच्छे से चीज को मार्केट कर सकता है, अच्छे से बेच सकता है, उसका सब कुछ बिकता है। कि किसी के पास बहुत अच्छी चीज है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो अच्छा प्रेजेंट, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल होना, ये भी बहुत जरूरी बात है। हाँ, टू मेंटेन द हेल्दी स्टेट ऑफ वनसेल्फ। जो बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, जो बात कर रहे हैं हेयर फॉल की, वो खुद ही ओबेस है, वो खुद ही अगर टकले है, तो क्या उनकी दवाई कोई लेगा? तो जो ब्राह्मी मुहूर्त है प्रतिष्ठे बताया आयुर्वेद में, तो हम खुद ही अगर 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, हम रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए 2 बजे तक जाग रहे हैं, तो क्या कोई पेशेंट हमारी बात सुनेगा? तो ये जो सारी बातें हैं वो उनको खुद में स्वयं में पहले करनी चाहिए, उसके बाद ये हमारे पेशेंट में रिफ्लेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ऐसे लगता था कि स्वस्थ वृत्त ये विषय ऑप्शन में रखने का है, लेकिन मैंने जब 97 में अपना प्रैक्टिस शुरू किया, उस वक्त अभी प्रैक्टिस शुरू करके 1-2 महीना ही हुआ था, मेरे पास कहीं ना कहीं से कोई एक जर्मन पेशेंट गलती से आ गया और वो खुद डॉक्टर थे, सर्जन थे। उन्होंने कहा कि मुझे IBS की तकलीफ है और मुझे बहुत ही इसकी वजह से परेशान मैं हो गई हूँ और मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई हूँ, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी ऑफ योर मेडिसिन बिकॉज दे कंटेन मेटल्स, सो यू जस्ट टेल मी अबाउट योर रेजिम। तो मुझे तो पता ही नहीं रहा रेजिम चीज क्या है। फिर मैंने उनको कहा कि आई एम वेरी बिजी फॉर दिस 2 days, सो आई विल गिव यू माय अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 days। एंड आफ्टर 3 days मैंने उन 3 दिनों में पढ़ लिया स्वस्थ वृत्त होता क्या है। और उसके बाद मैंने उसको बुलाया, उसको कहा कि देखो आपकी पूरी दिनचर्या मुझे बताओ। कि मैंने उसको बताया कि आप खाना जल्दी खाओ, सूर्यास्त के पहले खाओ, ब्रेड नहीं खाना, खुद रोटी बना के खाओ। रोटी बनाना उसको सिखा लिया, ये सब किया। उसके मैंने कहा, उसको कहा कि खाने के बाद ना आप शतपावली करो। तो मतलब क्या कि 100 कदम, तो 100 के ज्यादा मैंने थोड़ा ज्यादा बताया कि 2000 कदम चलो।
हमारे वैदराज खड़ी वाले वैद्य हमेशा बोलते थे द्विसहस्त्र पावली, तो द्विसहस्त्र पावली करो। वो मैंने उसको बता दिया ऐसे करना है, तो उसने मुझे बस पूछा कि ये कितने महीने का कोर्स है। तो क्या कोर्स, मैंने बोला ठोक दिया 2 महीने का है। 2 महीने के बाद उसका मुझे ईमेल आ गया। उस वक्त ईमेल बहुत नई बात थी। This your Shatapavali course is wonderful. Why don't you take its patent? तो मुझे समझ में आ गया कि स्वस्थ वृत्ति की कीमत क्या होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमको प्रैक्टिस में सीखने को मिलती है कि जो हम नॉर्मली अपने एकेडमिक करियर में नहीं सीख पाते। आगे चलते हैं। रेडी टू ट्रैवल एंड गैदर वेरियस एक्सपीरियंसेस। या आप अपनी क्लिनिक में अगर बैठ के रहेंगे, अपने घर में बैठ के रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने सारे वैद्य इतना अच्छा अग्निकर्म कर रहे हैं, दांत बिना पेन के निकाल रहे हैं, इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे वैद्य आपको यहाँ मिले। पिछले 3 दिन से आप आए हैं नागपुर इतनी दूर, तो ये ट्रैवल करने से आपको इतने सारे फायदे मिले हैं। तो मराठी में ऐसे कहा है, केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार मनुजा चातुर्य तसे फार। मतलब हम अगर ट्रैवल करेंगे, सब जगह जाएंगे, अलग अलग कल्चर्स को देखेंगे, अलग अलग लोगों को मिलेंगे, तो फिर हमको बहुत सारा ज्ञान जो फॉर्मल सिस्टम में नहीं मिल सकता है, ऐसा ज्ञान हमको मिलता है। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना चाहिए और 5 स्टार में नहीं रहना है। अलग अलग ऐसी जगह रहो, वहाँ का खाना खाओ, वहाँ के लोग क्या चीजें यूज करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा ड्रेसिंग करते हैं, ये सारी बातें आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब सिर्फ पुस्तक ग्रंथ ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ जड़ी स्थली काष्ठी आयुर्वेद दिखना चाहिए, ऐसे हमारे प्रभु सर हमेशा कहते थे, हमको आयुर्वेद का बहुत अच्छा वकील बनना चाहिए। बी अवेयर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल हैपनिंग्स। हमको नहीं पता है कि कौन है हमारे राष्ट्रपति, कौन है हमारे म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर, तो सब पता होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि केनिया के प्रेसिडेंट की बेटी जो है, तो उनकी दृष्टि आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वापस आ गई। इस एक छोटी सी घटना का इतना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है कि आप जिसको नहीं समझ पाएंगे, इतना बड़ा इम्पैक्ट बन पाया कि जिसके वजह से आयुर्वेद के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट पूरे ग्लोब में बढ़ गया है। तो एक छोटी सी घटना इतना बड़ा असर दिखा सकती है। सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट आर द सोशल सर्कमस्टांसेस। क्या हो रहा है, आपके पास कोई काम वाली आती है और उसको आप बोलेंगे कि तुम रोज घी खाओ, जिसे घर में खाना ही नहीं ठीक से मिल रहा है, वो कहाँ से घी खाएगी? तो उसको घी नहीं, तो उसको घी के जगह क्या देना चाहिए? हमारे प्रताप जोशी सर हमेशा कहते थे कि आपको शुद्ध गाय, देसी गाय का घी नहीं मिलेगा, तो जो घी मिलेगा उसके ऊपर जो गौ माता का चित्र है उसको प्रणाम करो और स्नेहपान करना शुरू करो। तो हमको ये सेंस होना चाहिए, जिसको मराठी में बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ हजर जवाब भी पढ़ा गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि इस वक्त के पेशेंट आया है, कौन से सोशल स्टेटस से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, कौन से प्रदेश से आ रहा है। मेरे पास एक ओडिशा का पेशेंट था जो कैंसर का पेशेंट था और टाटा में ट्रीटमेंट ले रहा था, 7 साल मेरे ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उसको केमोथेरेपी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसका वेट लॉस बहुत हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि देखो ना दीदी, इन लोगों ने मेरा चावल बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि देखो आप रोज थोड़ा थोड़ा चावल जरूर खाना और इसके साथ थोड़ा थोड़ा फिश भी खाना, क्योंकि चावल और फिश ये उसकी जान है, उसके खाए बगैर वो कुछ भी नहीं ले सकता है। वो जैसे उसको शुरू कर दिया, वो केमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगा। अभी ये बात कौन से बुक में सिखाते हैं? हमको पता है कि वहाँ का बंगाली आदमी जो है वो चावल और मौज के बिना नहीं रह सकता है। तो इफ यू नो दिस सोशली, देन यू कैन ग्रो इन प्रैक्टिस। सो सी हाउ अवेयर यू हैव टू बी अबाउट योर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, सो दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस। इसकी बात मैंने की है। इस पुस्तक में पीछे 31 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। वो क्वेश्चन को अगर आप आंसर करेंगे तो आप खुद का खुद शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। पता है आपको क्या है शॉर्ट एनालिसिस? खुद को पता है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? किसी बच्चे के घर सपोज गांव में जमीन है, तो वहां पे वो मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन कर सकता है, तो ये जमीन है उसकी स्ट्रेंथ है। कोई बच्चा है जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बोल सकता है और उसके पास अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल है, तो दैट इज ए स्ट्रेंथ। तो उस स्ट्रेंथ को कैसे एनकैश करना, कैसे कौन से करियर में उसको लगाना,
ये बात हम समझ सकते हैं। हमारे काफी वीकनेस भी होते हैं कि कोई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं क्लिनिकली, लेकिन वो बोल नहीं पाते डायस पे आके। मेरे जैसे है जो डायस पे आके बोलते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे भी अलग अलग लोग होते हैं। तो हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, उसको जानना और उसके ऊपर काम करना, सो दैट वी कैन ओवरकम अवर वीकनेस एंड वी कैन इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ। तो यही काम हमको 5 साल में करना है, 5.5 साल में। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने ये पुस्तक में ऐसे 8 एरियाज को रिकॉग्नाइज किया है जहाँ पे एक BAMS बच्चा अपने करियर में कर सकता है। ऐसे कोई टाइट कंपार्टमेंट जैसा नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने 8 एरियाज को रिकॉग्नाइज किया है और इस पुस्तक की रचना भी उसी तरह से की है। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो है क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप जाते रहिए आगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस नेक्स्ट, फिर है एकेडमिक्स नेक्स्ट, रिसर्च, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, देन फार्मेसी, कल्टीवेशन एंड कल जिसकी बात हुई एंटरप्रेन्योरशिप, और एक एरिया है कि ओवरसीज। तो इसका तो एक अलग सत्र हमने लिया था आयुर्वेद अब्रॉड का, तो अभी हो गया तो क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो और मेरे दवाखाने में रोज वेटिंग की लाइन लगे? सबको लगता है हाँ? हम बहुत अच्छे वैदराज बने, तो ये सबकी मंशा होती है। तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा अभी से। तो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट हाँ, तो मैंने इसकी बात की है कि हमारे सारे स्क्रिप्ट्स ये संस्कृत में है। तो इसके लिए क्या क्या कहा है? दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दुष्टकर्मा शुचिर्विशद। एक वैद्य कैसा हो तो दक्ष हो और उसने क्या शास्त्रार्थ को अच्छे से पढ़ा हो कि शास्त्र में क्या लिखा है। आजकल हम विदेशों में जब जाते हैं तो लोग आपको ये नहीं पूछेंगे कि ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। वो आपको पूछेंगे कैंसर के बारे में। जब मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप हमको कैंसर के बारे में कुछ नहीं बताना, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बात की है वो बताएं। तो अगर हम अपना ही शास्त्र ठीक से नहीं जानते हैं तो हम ये बातें नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अपना शास्त्र ठीक से पढ़ना। और मैंने जैसे बोला कि सिर्फ शास्त्र को पढ़ के नहीं चलेगा, वो तो एक ही पंख है। दूसरा पंख क्या है कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ के उसकी यूटिलिटी क्या है, वो शास्त्र को कैसे हमारे प्रैक्टिस में लाना है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बोलती हूँ। परम आदरणीय अण्णा शास्त्री करमरकर, जिनके साथ मेरी थोड़ी पढ़ाई हुई, तो एक बार हम लोग उनके पास बैठे थे और एक रुग्ण आ गई जो रुग्ण ने कंप्लेंट किया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो अण्णा ने उसको लेटाया, उसका सिर ऐसे दबाया, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, ऐसे पूछा, उसके पीठ पर हाथ ये किया, फिर पूछा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर वो उठ के बैठी और बोली अण्णा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि उसको कुछ विश्वा गोविंद की पुड़िया दे दो। वो चली गई। उसके बाद अण्णा को हमने पूछा कि आपने क्या किया कि ये इसको कैसे तुरंत अच्छा लगने लगा। फिर उन्होंने हम उसकी बैकग्राउंड हमको बताया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं उसके घर में क्या है। तो ये जो लड़की थी, इसकी शादी होने के बाद 1 महीने के अंदर ही उसके पति का निधन हो गया। तो उसके मैके के लोगों ने कहा कि अभी तुम्हारी शादी कर दी, अभी तक तुम यहाँ वापस नहीं आना। ससुराल के लोगों ने बोला कि ये तो बड़ी अपशक्ति निकली। तो इसको पूरे घर में पूरे दिन का काम करवाते थे और एक नौकर के तरह उसको रखा था और कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था, कोई उसके शरीर को स्पर्श नहीं करता। तो अण्णा ने कहा कि इसकी चिकित्सा स्पर्श चिकित्सा थी, इसको स्पर्श चाहिए। तो मैंने सिर्फ उसका सिर दबाया, उसको पीठ पर हाथ घुमाया, तो वो स्पर्श मिलने से उसकी चिकित्सा हो गई। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी जो बातें हैं बिटवीन द लाइन्स, ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो पश्चिम रुणा पुत्रवत, ऐसे जो कहा है कि अपने पुत्र की तरह अपने पेशेंट को देखो, ये बातें संहिताओं में लिखी हुई मिलेगी। लेकिन इसको कैसे देखो, इसका प्रमाण आपको क्लिनिक में मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वैद्यों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ क्लिनिक अटेंड करना, ये भी इतनी जरूरी बात है। आगे चलते हैं। अभी इसमें कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज है जो लिखे, उसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। जैसे आप एकेडमिक में जाते हैं तो 10 to 5 का एक जॉब आपको सिक्योर रहता है, एक सैलरी फिक्स रहती है। यहाँ पे ऐसा है कि पहले दिन कोई पेशेंट नहीं आएगा, कुछ काफ़ी सारा टाइम वेटिंग में जा सकता है आपका, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें
कितना वेटिंग पीरियड कितना रहेगा किसका, ये हमको नहीं पता है। लेकिन एक वाक्य तो संहिताओं में जरूर लिख के रखा है, क्वचित, आपको मत पता है, क्वचित मैत्री क्वचित धर्म क्वचित अर्था चिकित्सा नास्ति निष्फला, ऐसा श्लोक लिखा है। तो लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है क्वचित अर्था को, कभी कभी पैसा मिलेगा तो कैसे चलेगा हमको तो रोज पैसा मिलना चाहिए। उसका भी एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि 1997 में जब मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की तो एक छोटा सा क्लिनिक लिया था और उसका जो रेंट था वो भी मुझे अफोर्ड नहीं हो रहा था। पेशेंट को कोई आते नहीं थे, तो एक भाजी वाली मेरे क्लिनिक के बाहर ही बैठती थी, वो रोज देखती थी कि मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आता। तो एक दिन आ गई और उसने कहा तुम ऐसे भी बैठी हो तो मेरी पीठ जो दुखती है, कमर दुखती है, तो उसका कुछ करो, मैं इंजेक्शन ले लेके थक गई। तो मैंने थोड़ा विचार किया और उसको कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास तो एक बहुत भारी इंजेक्शन है कि तो वो इंजेक्शन दुखता नहीं है, वो नीचे से लगता है सिर्फ। और मैंने 7 दिन उसको फ्रैक्चर शगर का तेल के बस्ती दिए। उसके बाद उसकी कमर इतनी ठीक हो गई, उसने मुझे उसका 1 पैसा भी नहीं दिया। उसने कहा पहले इंजेक्शन दे दे के मेरा पूरा खिस्सा खाली हुआ। लेकिन वो भाजी वाली मेरे क्लिनिक के बाहर ही बैठती थी और उसने मुझे बाद में नीचे से इंजेक्शन देने वाली बाई करके इतना फेमस कर दिया। And she became my PRO without giving her any commission. तो ये क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्था का मतलब मुझे तब समझ में आ गया। तो इसके लिए हमको चिकित्सा इस तरह से करनी है कि हमको रुग्ण को ठीक करना है, बाद में उससे हमको क्या मिलेगा कि हम जो समझते हैं उससे भी ज्यादा ही मिलता है। तो ये सारे चिकित्सा के क्लिनिकल प्रैक्टिस के फायदे हैं। नेक्स्ट चलते आगे। आपको जो क्लिनिक करना है उसकी जगह कौन सी होनी चाहिए, वो सारी बातें जो है इसका थोड़ा डिटेलिंग हम करें अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कहाँ जगह मिले वहाँ शुरू करें। नेक्स्ट, इसमें 3 आपको अपॉर्चुनिटीज है। एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करना है, दूसरी एक अपॉर्चुनिटी है फैमिली फिजिशियन बनना है। इस पुस्तक में डॉक्टर गिरीश वेलणकर का एक बहुत अच्छा लेख है। उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से फैमिली फिजिशियन की जगह किस तरह से ले सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा सुंदर विवेचन इसमें किया है, आप खुद उसको पढ़े। उसके बाद स्पेशलाइज प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, कल से कोई ऑर्थोपेडिक में अच्छा आपको काम करके दिखा रहा है। आगे चलते तो उसमें ब्रांच वाइज हो सकता है कि कोई स्त्री रोग में स्त्री रोग की ओपीडी बाहर लगी हुई है, फिर नेत्र रोग में अपने गोकुलन जी का प्रेजेंटेशन देखा, काफी सारे लोग नेत्र रोग में अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्पेशलाइज विषय लेकर भी आप काम कर सकते हैं, कोई ब्रांच लेकर काम कर सकते हैं। फिर ये जो स्पाइनल है या एनोरेक्टल में काफी लोग अभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक में हमने ऐसे कितने सारे ब्रांचेस है कि जिसमें स्पेशलाइज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उसके कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये आज करने वाले, आज की तारीख में करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम रिसोर्स पर्सन की तरह काम करेंगे, उनको जाकर अगर आप मिलेंगे तो ये लोग आपको सिखाने के लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार है। इसका एक कंपाइलेशन हमने इसमें क्लिनिकल सेक्टर में डाला हुआ है। इस पुस्तक की रचना करते वक्त ऐसे किया है कि पहले उस विषय के कुछ 1-2 आर्टिकल्स, उसके बाद क्लिनिक को आपको वैल्यू एडिशन करना है तो कौन कौन से पंचकर्म में कोर्स है, कौन से योग में कोर्स है, कौन से डायटेटिक्स में कोर्स है, ये सारे कोर्स की एक लिस्टिंग, और उसके बाद में ये सारे क्षेत्रों में एक्चुअली काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों का एक लिस्ट अलॉन्ग विद देयर फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ऐसे आपको घोड़े को पानी तक लेकर गए, पानी पीना है या नहीं पीना है ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको देखें। फिर बाकी सारी जो बातें हैं कि ट्रेडिशन वाइज सी देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन आयुर्वेद। कुछ लोग हैं कि नाड़ी परीक्षा करके निदान कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि धातु चिकित्सा करते हैं, कुछ लोग पांचभौतिक पद्धति से चिकित्सा कर रहे हैं। सो इट्स लाइक एन ओशन। तो आप अलग अलग दृष्टिकोण से आयुर्वेद को देख सकते हैं। आयुर्वेद इतना बड़ा है कि इसके बूंद भी अगर हमारे इसमें पड़ जाए तो उससे हमारा काम पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। लेकिन जिस सेक्टर में आप जाएंगे, जिस प्रकार में काम करना चाहेंगे, उसकी पूरी जानकारी 100% जानकारी लेने की कोशिश अगर करेंगे तो आपको अर्थ, धर्म, मैत्री, ये किसी भी चीज की कभी नहीं पड़ेगी, जिसका मैं जरूर इसको एश्योर कर सकती हूँ अपने खुद के अनुभव से। उसके बाद बाकी भी बहुत सारे अग्नि कर्म को अभी आपने देखा है, वित्त कर्म को देखा है, देखो कितना अच्छा संयोग है कि ये करने के बाद ही मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ। तो इतनी सारी बातें हैं जो आप
क्लिनिकल प्रैक्टिस में एडिशन टू योर नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। योगा है, डायटेटिक्स, काउंसलिंग। काउंसलिंग ये बहुत अच्छा चीज़ है कि जो हम अलग से बोर्ड लगा के काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी बात है कि हम अपना काम करते करते काउंसलिंग करें, कि पेशेंट को समझ में भी ना आए कि ये काउंसलिंग है। तो इस तरह से काउंसलिंग आयुर्वेद का वैद्य ही कर सकता है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य की व्याख्या में क्या बताया, समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन। तो स्वस्थ सिर्फ शरीर से स्वस्थ हो इतना काफी नहीं है, आत्मा इंद्रिय मन इन तीनों लेवल पे हम स्वस्थ रहेंगे तो ही स्वस्थ हो सकते हैं। आप कोविड के बाद देख रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, फैमिली सिस्टम जो हमारा है वो टूट रहा है, कोई किसी से बात नहीं करता है। आजकल हस्बैंड और वाइफ भी अलग अलग बेडरूम में सो रहे हैं, क्योंकि एक को 23 पे एसी चाहिए, दूसरे को 30 पे चाहिए, इसको नहीं चाहिए। तो इस तरह से फैमिलीज में भी जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स है उसमें भी काफी सारे तनाव पैदा हो रहे हैं। तो काउंसलिंग ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग की, काउंसलर्स की समाज को बहुत जरूरत है, और आयुर्वेदिक उसको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है। जैसे डायटेटिक्स में मुझे याद है कि आदरणीय वैद्य भावी साठे सर एक बार गाजीपुर के अभ्यास वर्ग में आए थे, और उन्होंने पहला ही जो वाक्य कहा वो मेरे से हृदय पे ऐसा वो इतना जहन में बैठ गया हुआ। उन्होंने कहा था कि देखो बच्चों, कि मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंस थिंक्स मोर अबाउट न्यूट्रिशन while Ayurveda give more emphasis on digestion। अभी आपको आजकल समझ में आएगा कि हर लोग बादाम खा रहे हैं, फ्लेक्सीड खा रहे हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है, इसमें ओमेगा 6 है, इसमें फलाना है, इसमें ढिकना है, ये सब खाते हैं। लेकिन ये खाने के बाद अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है तो इस चीज को खा के आप अगर पचा ही नहीं पाएंगे तो ये आपके कोई काम की चीज नहीं। तो फिर अच्छे घरों में जो लोग हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से क्यों होता है? तो उनका न्यूट्रिशन तो है, तो गड़बड़ कहाँ है? डाइजेशन में। तो ये बात सिर्फ आयुर्वेद बता सकता है, और इसके लिए आप अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं, अब अच्छा आहार का सलाह दे सकते हैं। मर्म चिकित्सा है जिसका भी वर्कशॉप आज होने वाला है, जो आप जरूर देखें। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स आप साथ साथ इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये भी अच्छा फील्ड है, ऑडियोलॉजिस्ट भी सब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबकी बात मानने की हमारे पास इतना समय नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। योग, जिसका कोटेचा सर ने बात की कि योग में कितने, नेक्स्ट प्लीज, योग में कितने सारे करियर हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेरी एक जूनियर स्टूडेंट है जो सिर्फ जिनकी जो गर्भिणी अवस्था में स्त्री है या प्रसूति के पश्चात जो है इतना ही योग सिखाते हैं, वो उनका स्पेशलाइजेशन है, और उनके पास 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है ये सीखने के लिए। ऑनलाइन पूरे योगा के ट्यूशन लेते हैं सिर्फ इस विषय को। तो उनका भी हमने, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो उनके भी कुछ इंटरव्यूज इसमें हमने छापे हैं कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। योग है ये बहुत बड़ा, इस पर पूरा व्याख्यान हो सकता है। योगा थेरेपी ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा एरिया है कि जिसमें काफ़ी सारे रिसर्च व काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो आप योगा का MA BA पतंजलि है, ये है, फिर एस व्यासा है, या कोई अच्छी इंस्टीट्यूट से अगर आप साथ आयुर्वेद साथ योगा का कोई डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। ये सारी चीज़ों को भी गैदर करके रखना है। संस्कृत भी सीखना है, योग भी सीखना है, डायटेटिक्स में भी कुछ सीखना है। तो ये सब में कौन सी चीज़ आपको कब काम में आएगी ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट प्लीज, डायटेटिक्स आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा कोर्स डायटेटिक्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अभी शुरू हुआ है, 6 महीने का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये कोर्स भी बहुत अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है डायटेटिक्स का, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काफ़ी, या और सारे इंस्टीट्यूट में अभी जो वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं तो उसमें, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक डाइटिशियन की भी ज़रूरत है कि जो अंकुरित अनाज खाने को नहीं कहेगा, तो ऐसे डाइटिशियंस की हमको ज़रूरत है। तो इसके लिए ये सारे कोर्स को आपको देख लेना चाहिए, उसमें से कोई ना कोई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे जाते हैं। काउंसलिंग की बात मैंने की है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। एकेडमिक्स, आगे का स्लाइड। तो आपको सबको पता है कि MD MS में हम बाद में जो ऑल एंट्रेंस टेस्ट है उसको देकर BMS के बाद MD MS कर सकते हैं, तो सबको पता है। मैं दूसरा जो कोर्स है MSc हेल्थ साइंसेस,
ये जो है ये बहुत ही एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी ऐसे भी कोर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी में और पुणे यूनिवर्सिटी में है। अभी इसका फायदा क्या है कि जब एक बीएमएस बच्चा बीएमएस करके एमएससी एनाटॉमी या एमएससी फिजियोलॉजी करता है तो वो आयुर्वेद कॉलेज में शारीरिक क्रिया सिखा सकता है। तो ये डायरेक्ट भी एमएससी बीएससी करके एमएससी एनाटॉमी करने वाले लोग आगे हमें सिखाए शारीरिक क्रिया। इससे अच्छा है कि बीएमएस बच्चा एमएससी एनाटॉमी करके सिखाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे में से कुछ लोगों को बीएमएस करने के बाद एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी ऐसे विषय में भी पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में अगर पीएसए में अगर हम करते हैं एमएससी तो हमको आयुर्वेद कॉलेज में स्वस्थ वृत्त हम सिखा सकते हैं। ऐसे जो अभी के नियम है उसके अनुसार ऐसा है। क्लिनिकल रिसर्च ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिन को विदेश जाने की इच्छा है ऐसे लोगों के लिए दो इम्पोर्टेंट कोर्स है, एक एमएससी क्लिनिकल रिसर्च है या उनको जो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच ये सारे जो कोर्सेस है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा एक तरीका है कि जिससे वो विदेशों में काम कर सकते हैं। एमए योग, एमए संस्कृत, बीए के बाद बीएमएस के साथ साथ अगर आप एमए योग करते हैं, एमए संस्कृत करते हैं तो एकेडमिक्स में आप आयुर्वेद कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने या आयुर्वेद कॉलेज में योग पढ़ाने जा सकते हैं। फिर है पीएचडी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नियम है, हर एक के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। तो ये पीएचडी के जो रूल्स है उस यूनिवर्सिटी के समझना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पीएचडी हम सिर्फ आयुर्वेद के विषय में कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो जो बेसिक साइंसेस है बाकी के बॉटनी, जूलॉजी, इसमें भी हम पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी सारी वेबसाइट पे मिलेगी। मैं ज़्यादा इस पर बात अभी नहीं करूँगी। नेक्स्ट, एकेडमिक्स में जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। प्राइवेट टीचिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा खुद का ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था लेमैन के लिए, तो वैसे आप लेमैन को सिखा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी करनी है बच्चों की, इसका भी आप एक ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के ही क्लासेस चला रहे हैं। फिर आप बीएमएस के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप लेमैन या सामान्य जनता को भी आयुर्वेद के बारे में अवेयर कर सकते हैं। इसके लिए अपना यूट्यूब चैनल खोलना, अपना ब्लॉग लिखना, कोई इसमें मैगजीन में लिखना, ये भी काम कर सकते हैं। और आज आयुर्वेद के बारे में बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे 60 आवर्स के, 90 आवर्स के ऐसे कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन, जिसमें रिसोर्स पर्सन के तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का प्राइवेट टीचिंग ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें काफ़ी एक्सप्लोर हम अपने अपने अनुभव के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मोटा मोटा ये रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, इस पर काफ़ी सारा काम अभी हो रहा है, लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक मोटा मोटा एरियाज है कि जिसके रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल्स इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे कि जिसमें पूरी जानकारी मैंने रिसर्च के बारे में 2 लेखिकाओं ने दी है। आगे चलते हैं। हाँ, पीएचडी आयुर्वेद एंड पीएचडी साइंस फैकल्टी, मैंने इसकी बात की। ये जो दूसरा कोर्स आपको दिख रहा है एमएससी हेल्थ साइंसेस, इसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये चारों चीज एक साथ आपको पढ़ाते हैं। और ये जो एमएससी हेल्थ साइंसेस सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की जो है, इसमें एंट्रेंस टेस्ट के बाद सिर्फ 10 सीट है। तो ये अगर आप क्रैक कर पाते एमएससी हेल्थ साइंसेस तो आपको आगे जाकर रिसर्च में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। एज ए जूनियर रिसर्च फेलो, एज ए सीनियर रिसर्च फेलो, पीएचडी का काम भी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से ये रिसर्च में कोर्सेस है, शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में सारी जानकारी पुस्तकों में दी है। एक पुस्तक के बारे में बताती हूँ, आयुर्वेद बायोलॉजी, एक कोर्स के बारे में। ये ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में जो है अभी ये नया कोर्स शुरू हुआ है आयुर्वेद बायोलॉजी का। इसमें एक आने वाले विद्यार्थी को आयुर्वेद की बायोलॉजी और साथ साथ मॉडर्न बायोलॉजी दोनों एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है। जेएनयू दिल्ली में भी एक कोर्स शुरू हुआ है और इसकी जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते हैं और 3 सवालों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये थोड़ा अनोखा तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं।
रिसर्च में मैंने जैसे कहा जूनियर ये सारी ICMR, CSIR, CCRS इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसके तहत आप रिसर्च के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे चलते हैं। ये अभी एक स्पार्क CCRS का नया प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको बिफोर BAMS एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है। 2 महीने का ये प्रोजेक्ट है और इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो जो बच्चे आज 4th ईयर तक पढ़ रहे हैं BAMS में उनके लिए ये कोर्स है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आगे चलते मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलते इसमें भी मैंने जैसे कहा मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट MHS को अलग अलग नाम है लेकिन ये सारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज। आप घर में अगर एक अच्छे मैनेजर है तो अच्छा हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। एक जो मैडम है जो आज थाने के जुपिटर हॉस्पिटल की CEO है और वो BAMS है, तो उन्होंने ये अचीवमेंट मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करके उसमें एक्सपीरियंस लेके किया है। तो एक BAMS डॉक्टर एक बड़े हॉस्पिटल का CEO भी बन सकता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख पाएंगे अपने आसपास भी, तो इसको जरूर हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। आगे जाते हैं UPSC MPSC आपने कल देखा कि अगर सेक्रेटरी लेवल पे हमारे में से कोई BAMS अगर पहुंचता है तो क्या करिश्मा होता है। तो ये UPSC MPSC में भी कुछ बच्चों को जाना चाहिए। तो हम पॉलिसी मेकिंग में आगे चलते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं और जो BAMS के लिए अलग अलग पॉलिसी बनने वाली है इसमें हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉन क्लिनिकल भी ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, डेटा मैनेजमेंट है, मेडिकल टूरिज्म जिसकी बात कल से चल रही है, ये भी आप कोर्सेज आगे चलते हैं। लॉ है कि जो हमको लॉ के जो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर आप साथ साथ LLB करते हैं BAMS के साथ साथ तो आपको बहुत अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर में काम मिल सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये सारे आप देख रहे हैं नाम। आगे चलते हैं कल्टीवेशन एंड फार्मेसी। आगे चलते हैं ये भी एक बहुत बड़ा जरूरी सेक्टर है। इसमें एक कोर्स है B.Pharm जो गुजरात के IIT GTR में चलता है और ये B.Pharm में अगर आप BAMS है तो उसके बाद 2 साल आगे पढ़ के आपको B.Pharm की डिग्री भी मिल सकती है। बाकी सारे कोर्सेज आप देख रहे हैं क्या क्या अवेलेबल है। आगे चलते हैं टीचिंग इन आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट B.Pharm करने के बाद आपको मिलता ही है खुद का फार्मेसी यूनिट चला सकते हैं, रिटेल शॉप खुद का बना सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आगे चलते ये अभी एक स्कीम जो डिक्लेयर हुआ है कि एक पोर्टल बन रहा है। तो जो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन करते हैं तो फार्मर्स को पता चले कि कौन ले रहा है और लेने वालों को पता चले कौन ग्रो कर रहा है। तो ई-चरक नाम की पोर्टल की जो बात हुई थी उसको और ज़्यादा अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे चलते हैं कल्टीवेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि अभी हमको मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसका एक टेक्निक है कि इसको कैसे कल्टीवेट करें, कैसे हार्वेस्ट करें। इसका एक ड्राइंग टेक्निक होता है, इस तरह से इसको ड्राई करें। तो ये सारे टेक्निक्स हमको सीखने चाहिए और ये सीख के अगर कल्टीवेशन की फील्ड में हम जाते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज इसमें, और इसमें बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जितनी चीज़ों की मैंने बात की इस सब में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो फार्मा का लाइसेंसिंग कैसे करना है, जो BAMS है उसके बारे में कंसल्टिंग कर लिया, तो कंसल्टिंग किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं एंटरप्रेन्योर जो है आइडिया को लेकर आता है, उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका एक प्लान बनाता है, फिर वो प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है और वो एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें से प्रॉफिट निकालता है। तो ये सारे मैंने पहले जैसे बात की कि आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए अभी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। इसके सारे डिटेल्स हमने पुस्तक में लिए हुए हैं। आगे चलते हैं टीचिंग है, कंसल्टेशन है, प्रोडक्शन है, फार्मा, फूड इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ में आप प्रोडक्शन। अभी मैं राजकोट में गई थी, वहाँ एक BAMS डॉक्टर है सिर्फ शहद पे, सिर्फ मध पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया है और पूरा काम सिर्फ हनी के ऊपर कर रहे हैं, मध के ऊपर, उसको बेच रहे हैं, अलग अलग जगह से उसको कलेक्ट करें। तो एक सिर्फ जो परम औषध आयुर्वेद के 3 है घृततैलम मधु, उसमें से सिर्फ एक मधु को लेकर भी हम अपनी पूरी जिंदगी एक करियर कर सकते हैं। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने राजकोट में देखा, तो फिर ठीक है। तो इस तरह से आगे चलते हैं एरियाज टू एक्सप्लोर। आगे चलते हैं और ये ओवरसीज की काफ़ी सारी बात एक पूरे सेक्शन में, पूरे एक लेक्चर में हुई है। इसके बारे में अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारा समय समाप्त हुआ है। कभी फिर से मौका मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे।
तो मुझे आप सबको ये आह्वान करना है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद हमको मिल रही है, अभी बारी हमारी है और हम उसकी पूरी जोरों शोरों से तैयारी जरूर करेंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू सी ऑन दिस डायस नेक्स्ट टाइम. ऑल द बेस्ट.